Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IAS. So, let's begin. जी आज की हमारी चर्चा का विषय है ह्यूमन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड पॉवर्टी। ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशल है। बिल्कुल। हम अक्सर बड़े बड़े नंबर्स जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, पर इन सब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। सही बात है। तो आज हम सोर्स में दिए गए हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझेंगे और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से कि ये ह्यूमन कैपिटल आखिर है क्या। जी, ह्यूमन कैपिटल असल में किसी व्यक्ति में मौजूद कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज का कलेक्शन है। अच्छा, ये वो स्किल्स हैं जो कोई व्यक्ति एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और हेल्थ डेवलपमेंट के माध्यम से एक्वायर करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करना। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम जमीन में इन्वेस्ट करके उसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करके हम ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। इसी से तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स जैसे प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं। और इसके फायदे सिर्फ उस इंसान को नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। ये न केवल प्राइवेट बेनिफिट्स देता है जैसे हायर इनकम, बल्कि सोशल बेनिफिट्स भी देता है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल कोहीजन। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे? इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज में 5 मुख्य पहलू हैं। पहला और सबसे जरूरी है एजुकेशन। हाँ, ये नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है, जिससे जाहिर है इनकम और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। और दूसरा? दूसरा है हेल्थ। इसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स दोनों शामिल हैं। देखिए, एक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट वर्कफोर्स के लिए हेल्थ तो नॉन नेगोशिएबल है। सही बात है। तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को अपग्रेड करती हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़े। अच्छा, और बाकी दो? चौथा है माइग्रेशन। बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें ट्रैवल और अकोमोडेशन जैसी एसोसिएटेड कॉस्ट शामिल होती हैं। और पांचवा? पांचवा है इन्फॉर्मेशन। सही निर्णय लेने के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस, जैसे जॉब्स और हेल्थ केयर के बारे में जानकारी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूपीएससी 2018 में फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच के अंतर पर सवाल आया था। इसे भी समझते हैं? हाँ, इन दोनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। पहला है डिसीजन प्रोसेस। मतलब? उसे खरीदा, बेचा और ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कोई मशीन। हाँ, वहीं ह्यूमन कैपिटल इंटैंजिबल होता है और व्यक्ति के अंदर ही रहता है। आप किसी की नॉलेज को उससे अलग नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, जैसे मशीनरी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल व्यक्ति के एट्रीब्यूट से इनसेपरेबल यानी अविभाज्य रूप से जुड़ा होता है। और बेनिफिट्स के मामले में? फिजिकल कैपिटल मुख्य रूप से ओनर को प्राइवेट बेनिफिट्स देता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट और सोशल दोनों तरह के बेनिफिट्स देता है। एक्सटर्नल बेनिफिट्स का भी जिक्र है। हाँ, फिजिकल कैपिटल के एक्सटर्नल बेनिफिट्स ओनर तक ही लिमिटेड होते हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल सोसाइटल प्रोग्रेस और इक्विटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म्स अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें भी एक बारीक अंतर है। वो क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का फोकस है एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी इकोनॉमी को बूस्ट करना। हाँ, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का फोकस व्यक्ति की ओवरऑल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। अच्छा, तो पर्सपेक्टिव का फर्क है। बिल्कुल। ह्यूमन कैपिटल इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मीन्स या साधन मानता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स को अपने आप में एक एंड या लक्ष्य मानता है। मतलब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स को आउटपुट के आधार पर वैल्यू किया जाता है। जी, और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट और इक्विटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक इकोनॉमिक सेंट्रिक है तो दूसरा राइट्स बेस्ड वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है। सोर्स में ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस के बारे में भी बताया गया है। हाँ, इसके 4 मुख्य अप्रोचेस हैं। पहला है इनकम अप्रोच, जो मानता है कि इनकम ही वेलबीइंग का मेजर है। ठीक है। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करती है। और तीसरा? बेसिक नीड्स अप्रोच। ये 6 बेसिक नीड्स की पहचान करता है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, कैपेबिलिटी अप्रोच, जो अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। यूपीएससी 2018 में भी इसका जिक्र था। ये एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे रिसोर्सेज तक एक्सेस के माध्यम से इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने पर जोर देता है। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्थिति क्या है? इसकी की ड्राइवर्स क्या हैं? भारत में की ड्राइवर्स वही हैं जिनकी हमने बात की। एजुकेशन में एनसीईआरटी, यूजीसी और एआईसीटीई जैसी संस्थाएं क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी पर जोर देती हैं। और हेल्थ केयर में? हेल्थ केयर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर जैसी एजेंसीज नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने पर काम कर रही हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक ड्राइवर था। जी, कई प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। माइग्रेशन भी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ब्रेन ड्रेन जैसी चुनौतियां भी पैदा करता है। और पांचवा इन्फॉर्मेशन, जिसमें स्किल इंडिया और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स एक्सेस को बढ़ा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल मल्टीफेसेटेड है।
पहला तो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और कौशल भारत। ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन और क्वालिटी एश्योरेंस, ताकि मार्केट फेलियर्स को रोका जा सके और सर्विस डिलीवरी में इक्विटी सुनिश्चित हो। और तीसरा, एक्सपेंडिचर फोकस, मतलब यूनिवर्सल लिटरेसी और हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन बढ़ाना। और इसमें चैलेंजेस क्या हैं? मुख्य चैलेंजेस हैं, एक तो परसिस्टेंट पॉवर्टी, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस में बाधा डालती है। दूसरा, स्किल मिसमैचेस, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के उपयोग को बाधित करते हैं। और तीसरा, रीजनल डिस्पैरिटीज, जो इनइक्वालिटीज को और बढ़ाती हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्किलिंग, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के लिंक को समझते हैं। जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को एड्रेस करने में एक क्रिटिकल रोल निभाता है। ये स्किलिंग, डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए एक पाथवे बनाता है। इनके बीच का इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप बहुत गहरा है। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और स्किलिंग के कनेक्शन को देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मूल रूप से इंडिविजुअल्स की प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ में किया गया इन्वेस्टमेंट है। ये तो फाउंडेशन हो गया। हाँ, और स्किलिंग में मार्केट डिमांड्स के साथ अलाइन करते हुए टेक्निकल, मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं। जैसे स्किल इंडिया मिशन। बिल्कुल, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य ही स्किल गैप को ब्रिज करना और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। और स्किलिंग का अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्किलिंग सीधे तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। पहला, रिडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वो कैसे? ये वर्कफोर्स की कैपेबिलिटीज को इमर्जिंग सेक्टर्स की जरूरतों के साथ मैच करती है, जिससे मिसमैचेस और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। दूसरा प्रभाव, एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। स्किल्ड इंडिविजुअल्स को हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास और हेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स इसका अच्छा उदाहरण है। जी, इन सेक्टर्स ने स्किल्ड टैलेंट की वजह से रोबस्ट जॉब ग्रोथ दिखाई है। और तीसरा, एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है, फॉर्मल जॉब मार्केट्स पर डिपेंडेंसी कम करती है। और स्किलिंग और पॉवर्टी का क्या संबंध है? स्किलिंग पॉवर्टी को कम करने का एक पावरफुल टूल है। पहला तो सीधा है, हायर इनकम्स। स्किल्ड इंडिविजुअल्स ज्यादा कमाते हैं, जिससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है और पॉवर्टी कम होती है। और दूसरा है ब्रेकिंग द पॉवर्टी साइकिल। स्किलिंग में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर जनरेशंस को बेहतर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस प्रदान करता है, जिससे इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी का साइकिल टूटता है। रीजनल डेवलपमेंट में भी इसका रोल होगा। हाँ, बिल्कुल। रूरल और बैकवर्ड एरियाज में फोकस्ड स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करती है, जिससे लोकलाइज्ड पॉवर्टी एड्रेस होती है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और पॉवर्टी के सीधे संबंध को समझते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट्स डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करते हैं, अपवर्ड मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं। और दूसरा है एम्पावरमेंट। एजुकेशन से मिली अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस लोगों को सोशियो इकोनॉमिक ट्रैप से बाहर निकलने में सक्षम बनाती है। तो अंत में इन सभी के इंटर रिलेशनशिप और आउटकम्स को संक्षेप में बताएं। इनका संबंध होलिस्टिक है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के ट्विन चैलेंजेस को एक साथ एड्रेस करता है। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल। स्किल्ड इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होता है, जो आगे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसी स्कीम्स बहुत जरूरी हैं। ह्यूमन कैपिटल सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ का टोटल नहीं है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्किल्ड, हेल्दी एंड फाइनेंशियली एम्पावर्ड पॉपुलेशन जो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए बनी योजनाओं से और सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है ना? एग्जैक्टली। इसका दायरा बहुत बड़ा है, प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। इसका मकसद सिर्फ स्कूल बनाना नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स को सुधारना है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन के लिए 36,453 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। मतलब फोकस अब सिर्फ एनरोलमेंट पे नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फोकस क्वालिटी पे शिफ्ट हो रहा है। और इसी क्वालिटी को डिजिटल वर्ल्ड में ले जाने के लिए पीएम ई विद्या स्कीम है। पेंडेमिक के बाद तो इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। हाँ, पीएम ई विद्या एक तरह से डिजिटल एजुकेशन का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। दीक्षा प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये सब इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। और इसका स्केल तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, जो आंकड़ा हमारे सोर्स में है कि दीक्षा पर 5.58 लाख करोड़ लर्निंग सेशंस हुए हैं, वो एक्सेस के स्केल को तो दिखाता है। लेकिन यहाँ क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्सेस इक्विटी में बदल पा रहा है? ये एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। और एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर पीएम पोषण या मिड डे मील स्कीम की भूमिका आती है। बिल्कुल, भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो सकती। पीएम पोषण सिर्फ बच्चों को खाना नहीं देता, ये स्कूल अटेंडेंस बढ़ाने, माल न्यूट्रिशन से लड़ने और सोशल इक्विटी को प्रमोट करने का भी एक पावरफुल टूल है। और अब तो इसे एक्सपैंड भी किया गया है। जी,
अब इसे प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को भी शामिल करने के लिए एक्सपैंड किया गया है। ये दिखाता है कि सरकार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी अहमियत दे रही है। एजुकेशन की नींव होती है फाउंडेशनल स्किल्स, और इसी के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है। हाँ, निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका टारगेट क्या है? इसका लक्ष्य बहुत क्लियर है। 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के हर बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स में प्रोफिशिएंट बनाना। ये तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो हायर एजुकेशन की पूरी इमारत कमजोर रहेगी। इसके लिए 5,300 करोड़ का एलोकेशन इसकी प्रायोरिटी को दर्शाता है। स्कूल एजुकेशन की नींव रखने के बाद बात आती है हायर एजुकेशन की। यहाँ पर पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना और रूसा का जिक्र है। ये दोनों स्कीम्स हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस करती हैं। रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्ट्रैटेजिक फंडिंग देती है, क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए। हाँ, रूसा 3.0 में इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस के लिए 1,817 करोड़ अप्रूव हुए हैं। वहीं पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। और रिसर्च को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने के लिए JIAN और MIPRINT जैसी इनिशिएटिव्स भी हैं। बिल्कुल, GIAN मतलब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स के तहत इंटरनेशनल फैकल्टी को भारत में पढ़ाने के लिए इनवाइट किया जाता है। इससे हमारे स्टूडेंट्स को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है। और MIMPINT यानी इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करता है जो भारत की स्पेसिफिक समस्याओं का समाधान निकाल सकें। मतलब एजुकेशन फॉर इनोवेशन। आते हैं हेल्थ सेक्टर पर। सही कहा आपने। और हेल्थ की बात करें तो आयुष्मान भारत PMJY ने पब्लिक हेल्थ नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राइट? जी हाँ, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवरेज। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो लाखों परिवारों को गरीबी में जाने से बचाता है। PMJY तो ट्रीटमेंट की बात करता है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी है। एग्जैक्टली, ये मिशन हेल्थ सिस्टम की नींव को मजबूत करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाना, पब्लिक हेल्थ लैब्स का नेटवर्क तैयार करना। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। बिल्कुल, ताकि भविष्य में किसी भी हेल्थ क्राइसिस के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार रहे। इसके लिए 7300 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिखाता है कि फोकस अब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हेल्थ केयर की तरफ है। और इन दोनों के साथ नेशनल हेल्थ मिशन NHM तो पहले से ही काम कर रहा है। हाँ, NHM हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। 30,000 से ज्यादा ऑपरेशनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर को लोगों के घरों तक ले जा रहे हैं। तो हमने एजुकेशन और हेल्थ की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, स्किलिंग। एक एजुकेटेड और हेल्थी पर्सन को जॉब रेडी बनाने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY सबसे प्रोमिनेंट है। बिल्कुल, PMKVY का फोकस शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग पर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि PMKVY 4.0 अब इंडस्ट्री 4.0 के जॉब्स पर फोकस कर रहा है। जैसे AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। ये दिखाता है कि स्किलिंग पॉलिसी अब फ्यूचर ओरिएंटेड हो रही है। स्किलिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट भी है। हाँ, संकल्प मतलब स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का अप्रोच थोड़ा अलग है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की स्किल ट्रेनिंग में क्वालिटी और मार्केट रेलेवेंस सुधारने पर काम करता है। इसमें वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस भी है, राइट? जी, और वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर फोकस करने में मदद करती है। एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग के बाद चौथा पिलर है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजनाएं एक नई और दिलचस्प स्कीम लगती है। ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। ये सिर्फ स्किल अपग्रेडेशन नहीं, बल्कि उन्हें क्रेडिट सपोर्ट, मार्केट एक्सेस और डिजिटल टूल से भी जोड़ती है। अच्छा, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश है? हाँ, एक बहुत बड़ी कोशिश। बजट 2023-4 में इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। और रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी के लिए MGNREGA तो है ही। 86,000 करोड़ का एलोकेशन एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल है। लेकिन इस पर अक्सर लीकेजेस और इनइफेक्टिव एसेट क्रिएशन के आरोप भी लगते हैं। हाँ, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर चुनौतियां हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि MGNREGA सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये एक सोशल सेफ्टी नेट है। इसने रूरल डिस्ट्रेस को कम करने, माइग्रेशन को रोकने और बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए PMEGP और DDU-GKY भी है। जी, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देता है। जुलाई 2024 तक 7.9 मिलियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक बड़ा अचीवमेंट है। और DDU-GKY? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKY रूरल यूथ को प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग देती है। ये स्किल टू एम्प्लॉयमेंट के गैप को भरती है। और इन सब का पांचवा और आखिरी पिलर है फाइनेंशियल इंक्लूजन।
बिना बैंकिंग एक्सेस के इन सभी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और यहीं पर पीएम जनधन योजना PMGDY एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित हुआ है। हाँ। 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोलना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को पॉसिबल बनाना। हाँ, लीकेजेस को कम करना और देश के हर नागरिक को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद आता है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, जिसके लिए PM मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। एग्जैक्टली। मुद्रा योजना नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेसेस को बिना कोलैटरल के लोन देती है। इसका स्केल कितना बड़ा है? 23 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट हुआ है। 41 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। ये दिखाता है कि ये ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को कितना बड़ा पुश दे रहा है। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये स्पेसिफिकली SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस करती है, जो सोशल इक्विटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को जोड़ती है। इन सभी योजनाओं को देखकर एक पूरी तस्वीर बनती है, लेकिन ये समझने के लिए कि हम कहाँ से चले थे, हमें आज़ादी के समय की डेमोग्राफिक कंडीशंस को देखना होगा। हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। सोर्सेस बताते हैं कि 1881 में पहली सिस्टमैटिक सेंसस हुई थी, जिसने हमें बेसलाइन डेटा दिया। तो स्वतंत्रता के समय क्या हालात थे? आप सोचिए, ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी और फीमेल लिटरेसी तो सिर्फ 7% थी। सिर्फ 7%? हाँ, आज हम 74% लिटरेसी की बात करते हैं। ये दिखाता है कि सफर कितना लंबा रहा है। हेल्थ इंडिकेटर्स तो और भी चौंकाने वाले थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 218 प्रति 1000 थी। 218। ये आंकड़ा आज कल्पना करना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि बेसिक हेल्थ केयर और सैनिटेशन की क्या स्थिति थी। और अब ये कितनी है? आज NFHS 5 के अनुसार ये 35.3 पर आ गया है, जो एक बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी दूर है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी। सिर्फ 32 साल। ये बताता है कि हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस कितने खराब थे। आज ये बढ़कर लगभग 70 साल हो गई है। तो ये तो हुई भारत की जर्नी। अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मापा जाता है। UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा बेंचमार्क है। जी, ये रिपोर्ट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे जाकर देखती है। ये 5 प्राइमरी मेजर्स का इस्तेमाल करती है। पहला और सबसे फेमस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को कंबाइन करता है। बिल्कुल। और इसी HDI को जब इनइक्वालिटी के लिए एडजस्ट किया जाता है तो हमारी रैंकिंग और नीचे चली जाती है। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट का बेनिफिट समाज के सभी वर्गों तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। रिपोर्ट के बाकी 3 मेजर्स जेंडर पर फोकस करते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII और एक और इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हाँ, GDI पुरुषों और महिलाओं के HDI वैल्यूज को कंपेयर करता है। GII और भी गहरा जाता है। वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप को मापता है। और इन इंडेक्सेस में भारत की लो रैंकिंग एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का एक बड़ा चैलेंज है। चलिए HDI के डायमेंशंस को थोड़ा और समझते हैं। हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मापा जाता है, जो SDG 3 से जुड़ा है। एजुकेशन को 2 इंडिकेटर्स से मापा जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक बच्चा कितने साल स्कूल जाने की उम्मीद कर सकता है। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी अडल्ट पॉपुलेशन, औसतन कितने साल स्कूल गई है। और तीसरा डायमेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से मापा जाता है। अब एक अलग तरह की रिपोर्ट पर आते हैं, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, वेल बीइंग की बात करती है। हाँ, और इसके 6 फैक्टर्स बहुत दिलचस्प हैं। GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, जेनरोसिटी, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लेवल्स ऑफ करप्शन। हाँ, तो ये रिपोर्ट बताती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। एक मजबूत कम्युनिटी, व्यक्तिगत आजादी और एक ईमानदार शासन भी लोगों की खुशी के लिए उतने ही जरूरी हैं। वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI क्या मापता है? HCI ये मापता है कि आज पैदा हुआ एक बच्चा 18 साल का होने तक अपने फुल पोटेंशियल का कितना ह्यूमन कैपिटल अक्यूमुलेट कर पाएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सर्वाइवल, मतलब क्या बच्चा 5 साल की उम्र तक सर्वाइव करेगा। दूसरा, क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग। और तीसरा, हेल्थ एनवायरनमेंट, जिसमें स्टंटिंग और अडल्ट सर्वाइवल रेट्स आते हैं। ये क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे कितने साल स्कूल गए, बल्कि उन सालों में उन्होंने असल में सीखा कितना। एग्जैक्टली। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 10 साल स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं अगर लर्निंग आउटकम सिर्फ 6 साल के बराबर हो। ये लर्निंग गैप ही है जो भारत जैसे कई डेवलपिंग इकोनॉमीज के ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल को कम कर देता है। अब वापस भारत की कुछ स्पेसिफिक योजनाओं पर आते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM में आशा वर्कर्स की भूमिका पर सोर्स में जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशा वर्कर्स कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच का सबसे जरूरी लिंक है। वो सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं देती, बल्कि एक्टिव सपोर्ट भी देती हैं। हाँ, और एंटीनेटल चेकअप्स करवाना, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करना, इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन पर सलाह देना, ये सब काम करती हैं। वो सही मायनों में सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। और आखिर में जनानी सुरक्षा योजना,
JSY। जी, ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करती है। गर्भवती महिलाओं को फाइनेंशियल एड देकर उन्हें हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका सीधा मकसद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। बिल्कुल, और सोर्सेस में इसका 2012 और 2023 के यूपीएससी पेपर्स में जिक्र होना इसकी कंटिन्यूअस इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सबसे पहले, भारत के भविष्य के लिए एक रोबोस्ट केयर इकोनॉमी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी ज़रूरत डेमोग्राफिक चेंजेस, बढ़ती जेंडर इनइक्वालिटीज़ और इकोनॉमिक डिमांड्स की वजह से है। मतलब एक इंक्लूसिव और एफिशिएंट केयर इकोनॉमी आज की ज़रूरत है। तो केयर इकोनॉमी को डिफाइन कैसे किया गया है? मतलब इसका टेक्निकल मतलब क्या है? केयर वर्क उन एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप्स को रेफर करता है जो सभी एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स की केयर एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के अनुसार इसमें पेड और अनपेड दोनों तरह के काम शामिल हैं। पेड और अनपेड, अच्छा। हाँ, पेड केयर वर्क में फॉर्मल केयर गिविंग रोल्स आते हैं जैसे डे केयर सेंटर्स और सीनियर केयर होम्स में। दूसरी तरफ अनपेड केयर वर्क में मुख्य रूप से डोमेस्टिक केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जैसे चाइल्ड रियरिंग, एल्डरली केयर और हाउस होल्ड मेंटेनेंस। Here's where it gets really interesting. इस केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? केयर गिविंग सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट से इंडिया की GDP में काफी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्पेशली अमंग विमेन इंप्रूव हो सकता है। ये इकोनॉमी के लिए एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। और दूसरा पहलू है जेंडर एक्विटी। एक वेल डेवलप्ड केयर सेक्टर अनपेड केयर वर्क के म्यूचुअल बर्डन को एड्रेस करके जेंडर एक्विटी को अचीव करने के लिए क्रिटिकल है। ये केयर इकोनॉमी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर डिस्पैरिटीज को कम कर सकती है, जिससे विमेन्स इकोनॉमिक आउटकम्स इंप्रूव होंगे और जेंडर वेज गैप्स भी कम होंगे। और इसका ह्यूमन डेवलपमेंट पर क्या असर होता है? देखिए, अफोर्डेबल केयर सर्विसेज तक पहुंच ओवरऑल सोशल वेलबींग को इंप्रूव करती है। इससे हेल्थ आउटकम्स, क्वालिटी एजुकेशन और सोशल स्टेबिलिटी बेहतर होती है, खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे चिल्ड्रन, द एल्डरली और विमेन के लिए। So what does this all mean? मतलब साफ है कि इसकी जरूरत बढ़ रही है? हाँ, डेमोग्राफिक चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ प्रोजेक्शंस देखें तो चिल्ड्रन यानी 0-14 ईयर्स के बच्चों का प्रोपोर्शन जो अभी 25% है, 2050 तक 18% होने का अनुमान है। और बुजुर्गों का? वहीं एल्डरली यानी 60+ ईयर्स का प्रोपोर्शन 10% से बढ़कर 2050 तक 20.8% हो जाएगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसके 3 मुख्य इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, एजिंग पॉपुलेशन एल्डरली केयर के लिए एक बड़ी डिमांड क्रिएट करेगी। बिल्कुल। दूसरा, डिक्लाइनिंग चाइल्ड पॉपुलेशंस के लिए टारगेटेड चाइल्ड केयर सर्विसेज की जरूरत होगी। और तीसरा, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल केयर सर्विसेज की जरूरत होगी जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हो। आपने जेंडर डिस्पैरिटीज की बात की जी। इसे सोर्स में कैसे एक्सप्लेन किया गया है? इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी FLFPR काफी कम है, जिसका एक बड़ा कारण महिलाओं पर अनपेड केयर वर्क का डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन है। कितना डिस्प्रोपोर्शनेट? आंकड़ों के अनुसार अनपेड केयर वर्क में महिलाएं औसतन 5.6 घंटे दिन बिताती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 30 मिनट्स दिन। 5.5 घंटे और सिर्फ आधा घंटा? ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, और ये जेंडर डिवीजन महिलाओं की फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होने की एबिलिटी को लिमिट करता है और उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को कम करता है। लेकिन FLFPR ट्रेंड्स में कुछ बदलाव दिखा है। टेबल के अनुसार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2017-18 में 23.3% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। और रूरल एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया से ज्यादा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है चाइल्ड बर्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट का। चाइल्ड केयर सपोर्ट की कमी के कारण मदरहुड अक्सर महिलाओं के लिए रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का कारण बनता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, कई महिलाएं चाइल्ड रियरिंग ईयर्स के दौरान वर्कफोर्स छोड़ देती हैं। दूसरा, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर तक लिमिटेड एक्सेस महिलाओं के करियर प्रोग्रेशन को रोकता है। तो इस अनपेड वर्क की इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज अनपेड केयर वर्क भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इंडिया की GDP का लगभग 15 से 17% है। 15 से 17%? हाँ, इस काम को फॉर्मलाइज करके इसकी इकोनॉमिक वैल्यू का उपयोग किया जा सकता है और इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सकता है। और जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल कितना है? ग्लोबली केयर इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। इंडिया के लिए एक प्रोजेक्शन के अनुसार GDP का 2% केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से
11 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, 11 मिलियन। जिनमें से 70% महिलाओं के लिए होंगी। तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं? चाइल्ड केयर सर्विसेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्रूशल हैं। मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों के एविडेंस से पता चलता है कि पब्लिक चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स ने फीमेल एम्प्लॉयमेंट को काफी बूस्ट किया है। और भारत में? भारत में पालना स्कीम का उद्देश्य आंगनवाड़ी कम क्रैचेस के माध्यम से वर्किंग मदर्स को अफोर्डेबल चाइल्ड केयर प्रदान करना है। इन स्कीम्स से वर्किंग मदर्स के सामने आने वाली चैलेंजेस को एड्रेस करके वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो पालना स्कीम का स्कोप क्या है? इसका स्कोप है 17,000 आंगनबाड़ी कम क्रैचेस और इसका टारगेट है वर्किंग मदर्स। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर की, एल्डर केयर। हाँ, इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन को कॉम्प्रिहेंसिव एल्डर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। डिपेंडेंसी रेशियो यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन के मुकाबले डिपेंडेंट्स की संख्या 2022 में 20% से कम थी, जो 2050 तक 30% से ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कमाने वालों पर बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल। दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट कॉल्स फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स जिनमें शामिल है केयर गिवर सपोर्ट प्रोग्राम्स, एल्डर केयर प्रोवाइडर्स के लिए स्किल ट्रेनिंग और केयर गिवर्स के लिए इंसेंटिव्स जैसे टैक्स ब्रेक्स और बेनिफिट्स। ओके, लेट्स अनपैक द चैलेंजेस इन सीनियर केयर। क्या-क्या मुख्य चुनौतियां हैं? इन चैलेंजेस को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कौन सी? पहली है हेल्थ इंक्लूजन। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज की कमी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड मैन पावर की कमी, ये सब शामिल है। जेरियाट्रिक डिजीजेस पर एविडेंस बेस्ड नॉलेज रिपोजिटरी की जरूरत, जेरो साइकाट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत और हाइजीन रिलेटेड इश्यूज पर फोकस की कमी भी इसमें आती है। और दूसरी कैटेगरी? सोशल इंक्लूजन। इसमें फ्रैगमेंटेड सोशल सपोर्ट सिस्टम, अधिकारों के बारे में लिमिटेड अवेयरनेस, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल इनइक्वालिटी, एल्डरली फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और केयर वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करना, ये सब मुद्दे हैं। और इकोनॉमिक और डिजिटल साइड पर क्या चैलेंजेस हैं? इकोनॉमिक इंक्लूजन में यूनिवर्सल फाइनेंशियल सिस्टम्स की जरूरत है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग में सपोर्ट की कमी और फाइनेंशियल अब्यूज एंड फ्रॉड जैसे मुद्दे भी हैं। और डिजिटल इंक्लूजन में सीनियर्स में डिजिटल लिटरेसी सुनिश्चित करने की जरूरत है, डिजिटल गुड्स तक इनसफिशिएंट एक्सेस, डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की कमी और अनअफोर्डेबल डिजिटल इक्विपमेंट एंड लिमिटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ये सब इसमें शामिल है। तो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एल्डर केयर पॉलिसीज के बारे में क्या कहा गया है? करंटली इंडिया में एक कोहिजिव एल्डर केयर पॉलिसी का अभाव है। रिकमेंडेशंस में शामिल है एल्डरली केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एल्डर केयर सर्विसेज देने वाले बिजनेसेस के लिए टैक्स इंसेंटिव्स और मल्टी जनरेशनल लिविंग सपोर्ट और एल्डर फ्रेंडली कम्युनिटी प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप इन इंडिया? केयर इकोनॉमी तो एक हिस्सा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए वर्कर्स की कैटेगरीज को देखना होगा। ठीक है, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस हायर्ड वर्कर्स को समझते हैं। क्या फर्क है दोनों में? नेचर ऑफ वर्क का फर्क है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस ओन या ऑपरेट करते हैं, जबकि हायर्ड वर्कर्स किसी एम्प्लॉयर के लिए रेगुलर वेजेस पर काम करते हैं। और इनकम? इनकम स्टेबिलिटी। सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम इररेगुलर और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंडेंट होती है, जबकि हायर्ड वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी के साथ रेगुलर इनकम मिलती है। और वर्कफोर्स में इनका प्रोपोर्शन क्या है? वर्कफोर्स का 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है और 48% हायर्ड वर्कर्स हैं। और भारत में वर्कर्स की मेन कैटेगरीज क्या है? 3 मुख्य कैटेगरीज हैं। पहली, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, जैसे एक सीमेंट शॉप ओनर। दूसरी, कैजुअल वेज लेबरर्स जो एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन में टेम्पररली एंगेज्ड होते हैं और वेजेस रिसीव करते हैं। और तीसरी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जिन्हें जॉब सिक्योरिटी के साथ स्टेबल वेजेस मिलती हैं, जैसे एक सिविल इंजीनियर। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में? 2011-12 और 2023-24 के बीच के डाटा को देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स 52% से बढ़कर 54% हो गया है। इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 56% से 58% और महिलाओं की 46% से 50% हुई है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। हाँ, कैजुअल वेज वर्क भी 25% से बढ़कर 26% हो गया है। इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 23% से 24% और महिलाओं की 27% से 30% हुई है। और सैलरी जॉब्स का क्या हुआ? रेगुलर सैलरीड वर्क 23% से घटकर 20% हो गया है। इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 23% से 21% और महिलाओं की 21% से 19% हुई है। चलिए अब अनएम्प्लॉयमेंट पर आते हैं। इसे कैसे डिफाइन किया गया है? द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट वो स्टेट है जहां लोग एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन एक्टिवली काम की तलाश में है। इकोनॉमिस्ट्स एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं जिसे आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिल पाता। अच्छा, और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के सोर्सेज क्या हैं? इसके मुख्य सोर्सेज हैं
सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। Here's where it gets really interesting. Unemployment के अलग-अलग टाइप्स। हाँ, सोर्स में 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा है? 1 ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति एक्टिवली काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। और दूसरा? 2 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में होता है जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इस पर यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। अच्छा। 3 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये रूरल एरियाज खासकर एग्रीकल्चर में आम है जहां लोग ऑफ सीजन्स में माइग्रेट करते हैं। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? 4 साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिजनेस साइकिल का परिणाम है। रिसेशंस के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ घटता है। ठीक है। 5 टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी में बदलाव के कारण होने वाला जॉब लॉस। और स्ट्रक्चरल। 6 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मार्केट में अवेलेबल जॉब्स और वर्कफोर्स के स्किल्स के बीच मिसमैच के कारण होता है। और आखिरी 7 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर रहा होता है तो बीच का जो टाइम लैग होता है वो। इसे वॉलंटरी भी माना जाता है ना? हाँ, इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी माना जाता है। ये मेजर कैसे किया जाता है? कौन से इंडिकेटर्स हैं? दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए कुछ की इंडिकेटर्स हैं। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स में शामिल लोगों का परसेंटेज। दूसरा प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, पीयू पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयड लोगों का परसेंटेज। और ये एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है? एक्टिविटी स्टेटस एक स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड के दौरान की गई एक्टिविटीज के आधार पर डिटरमिन किया जाता है। इसमें यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस भी होते हैं? हाँ, यूजुअल स्टेटस जब एक्टिविटी स्टेटस पिछले 365 दिनों के आधार पर डिटरमिन किया जाता है और करंट वीकली स्टेटस जब एक्टिविटी स्टेटस पिछले 7 दिनों के आधार पर डिटरमिन किया जाता है। आखिर में सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा एक एक्ट है। हाँ, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी या वर्क रिलेटेड इंजरी या डेथ्स की स्थिति में मेडिकल केयर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स कवर करता है। ये शुरू में किस पर लागू होता था? ये सबसे पहले 10 या अधिक लोगों को एम्प्लॉय करने वाली नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पर लागू होता था। और अब ये एक्ट इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल और अन्य टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होता है। नई क्लासेस ऑफ बिजनेसेस जैसे शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, रोड मोटर ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग्स और 20 या अधिक कर्मचारियों वाले न्यूज़पेपर बिजनेसेस भी इसके अंतर्गत आते हैं। यूपीएससी 2012 में इससे संबंधित प्रश्न था। हम करंट एम्प्लॉयमेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हेडलाइन नंबर्स से। स्रोत ये बताते हैं कि भारत के लेबर मार्केट में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 2023-24 में 3.2% पर आ गया है। कागज पर तो ये आंकड़ा बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल, ये हेडलाइन नंबर काफी पॉजिटिव है और इसके पीछे 2 और महत्वपूर्ण ट्रेंड्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला तो यूथ और फीमेल वर्कफोर्स की भागीदारी में वृद्धि हुई है जो एक बहुत अच्छी निशानी है। और दूसरा फॉर्मल सेक्टर का विस्तार। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ईपीएफओ के आंकड़े देखना। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये संगठित क्षेत्र में नौकरियों का एक अहम पैमाना है। इसके सब्सक्रिप्शंस देखिए, FY19 में 61 लाख थे जो FY24 में बढ़कर 131 लाख हो गए हैं। ये 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़त है। अच्छा, तो एक तरफ रोजगार बढ़ रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसी के साथ सोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी जिक्र है जो हर सेक्टर में एक बड़े डिसरप्शन की तरह देखा जा रहा है। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था की एक जटिल सच्चाई है। एआई जहां क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खोल रहा है, वहीं ये कुछ गंभीर चुनौतियां भी पेश कर रहा है, जैसे रूटीन टास्क का ऑटोमेशन होना जिससे मौजूदा नौकरियों पर खतरा है। इसके लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की तत्काल जरूरत है और साथ ही गिग इकोनॉमी के लिए नए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई इकोनॉमिक सर्वे की हाई लेवल फाइंडिंग्स। आप जरा जमीन पर उतरते हैं। आज की तारीख में भारत में रोजगार की असल तस्वीर है क्या? व्हाट इज द करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो? अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS 2022-23 के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल वर्कफोर्स एस्टिमेट लगभग 56.5 करोड़ है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक और आंकड़ा ये बताता है कि सितंबर 2023 तक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% के आसपास था, जिसमें मामूली सी वृद्धि दिखी। तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। 56.5 करोड़ का वर्कफोर्स, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अगर हम इस वर्कफोर्स को 100 लोगों का एक गांव माने, तो ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो हमारे इस 100 लोगों के गांव में 45 लोग आज भी एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, 13 लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, 11 लोग मैन्युफैक्चरिंग में और लगभग 29 लोग सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है? बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है एम्प्लॉयमेंट का प्रकार।
आपके सोर्सेज के मुताबिक हमारे इस गांव में 57 लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बताते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत में ज्यादातर लोग अपनी दुकान, खेत या छोटा मोटा काम चला रहे हैं, ना कि किसी कंपनी में रेगुलर सैलरीड जॉब कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद 22 लोग कैजुअल लेबर हैं, 21 लोग रेगुलर वेज पर हैं और लगभग 18 लोग अनपेड हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि इनफॉर्मल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा है यूथ और फीमेल एम्प्लॉयमेंट का। चलिए इसके ट्रेंड्स को जरा और गहराई से समझते हैं। क्या वाकई जमीन पर हालात बदल रहे हैं? युवाओं के लिए आंकड़े निश्चित रूप से उम्मीद जताते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 15 से 29 साल के एज ग्रुप के लिए होता है, वो 2017-18 में 17.8% था और ये 2022-23 में घटकर 10% रह गया है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। ये आंकड़ों में तो बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन क्या हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इन युवाओं को किस तरह की नौकरियां मिल रही हैं? क्या ये स्टेबल करियर्स हैं या ज्यादातर गिग इकोनॉमी वाले असुरक्षित काम हैं? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। EPFO का डेटा जो हमने पहले डिस्कस किया, वो बताता है कि नए सब्सक्राइबर्स में से लगभग 2/3 18 से 28 साल के हैं। ये फॉर्मल सेक्टर में युवाओं के आने का संकेत है, जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि गिग इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी युवा ही है। अब आते हैं महिलाओं की भागीदारी पर, यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR पर, जो हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। हाँ, PLFS के आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 में 31.2% से गिरकर ये 2017-18 में सिर्फ 23.3% रह गया था। ये तो लेबर मार्केट से महिलाओं के बाहर जाने का एक अलार्म था। बिल्कुल, लेकिन हाल के वर्षों में एक शानदार रिकवरी हुई है। 2023-24 में FLFPR बढ़कर 41.7% हो गया है। ये फीमेल एंगेजमेंट में एक रिन्यूड इंटरेस्ट को दिखाता है। ये एक जबरदस्त रिबाउंड है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये असली एम्पावरमेंट है या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? सोर्सेज बताते हैं कि ये दोनों का मिला-जुला असर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका और कृषि से जुड़े कामों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक बड़ा कारण है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये पूरी तरह से चॉइस है या नेसेसिटी, लेकिन वर्कफोर्स में उनकी मौजूदगी बढ़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। पोस्ट पैंडेमिक क्या मेक इन इंडिया की गाड़ी पटरी पर लौट रही है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी ASI 2021-22 के आंकड़े तो यही इशारा करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में वेजेस बढ़े हैं, जो एक अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी का संकेत है। और भारत का फैक्ट्री लैंडस्केप कैसा है? क्या हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाला देश हैं या छोटे उद्योगों वाला? दिलचस्प बात यह है कि भारत में लगभग 79% कारखाने छोटे हैं, जहां 100 से कम लोग काम करते हैं। लेकिन रोजगार और बेहतर वेतन देने में बड़े कारखाने जहां 100 से ज्यादा लोग हैं, वो आगे निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार फूड प्रोडक्ट्स में है 11.1% और टेक्सटाइल्स में 10%। इनके अलावा प्राइमरी मेटल्स, अपैरल और मोटर व्हीकल्स में भी 7% हिस्सेदारी है। तो एक तरफ रोजगार की स्थिति है और दूसरी तरफ उससे बेहतर बनाने के लिए सरकार की कोशिशें। सरकार की पहलों पर एक नजर डालते हैं। जॉब क्रिएशन और वर्कर वेलफेयर के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए हैं? सरकार ने कई स्तरों पर काम किया है। जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को मिलाने के लिए नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पोर्टल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मार्च 2024 तक इस पर 4 करोड़ से ज्यादा जॉब सीकर्स और 25 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड थे। इसके जरिए 46,000 जॉब फेयर्स भी आयोजित किए गए। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनके लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है, जो 29 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक नेशनल डेटाबेस है। इसका मकसद उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ना है। इसके अलावा कोविड के बाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY से भी 6.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। और जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए PM मुद्रा योजना सबसे प्रमुख है। इसके तहत मार्च 2024 तक 47 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने खासतौर पर SC, ST और महिला उद्यमियों को सपोर्ट किया है और स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 2023 तक 12 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। इन सब पहलों के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव लेबर कोड सिंप्लीफिकेशन एंड रिफॉर्म्स का भी हुआ है। 29 पुराने कानूनों को 4 कोड में बदलना सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इन 4 कोड्स वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मकसद कानूनों को सरल बनाना और बिजनेस के लिए माहौल को बेहतर करना है। लेकिन यहाँ कुछ बड़ी चुनौतियां और बहस के मुद्दे भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा बहस का मुद्दा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड को लेकर है। उद्योग जगत का कहना है कि हायर एंड फायर नियमों में लचीलापन लाने से निवेश बढ़ेगा और रोजगार पैदा होगा। वहीं ट्रेड यूनियंस को डर है कि इससे वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी।
सोर्सेज इसी दुविधा को हाईलाइट करते हैं कि वर्कर प्रोटेक्शन और बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। महिलाओं की भागीदारी पर वापस आते हैं। सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, यू शेप्ड कर्व। ये क्या है और ये फीमेल एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बताता है? ये FLFPR यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और परिवार की इकोनॉमिक स्टेटस के बीच एक अनोखे संबंध को दिखाता है। ये कर्व बताता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत गरीब परिवारों में ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें गुजारे के लिए काम करना ही पड़ता है, और ये बहुत अमीर उच्च शिक्षित परिवारों में भी ज्यादा होती है जहां महिलाएं करियर बनाना चुनती हैं। लेकिन मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स में ये पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और घर संभालने की अपेक्षाओं के कारण। ये वाकई एक दिलचस्प सामाजिक आर्थिक सच्चाई है। और अब हम उस सबसे बड़े बदलाव पर आते हैं जो पूरी दुनिया में रोजगार को बदल रहा है, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन अब एक हकीकत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे एडवांसेस लेबर मार्केट्स को पूरी तरह से नया आकार दे रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 2023 का जॉब फोरकास्ट कहता है कि 2028 तक दुनिया भर में 23% नौकरियां बदल जाएंगी। 23%? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या इसका मतलब है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी या उनका स्वरूप बदलेगा? स्वरूप बदलेगा। सोर्सेज के मुताबिक भारत में 26% नौकरियां AI से हाईली एक्सपोज्ड हैं, मतलब उन पर ऑटोमेशन का सीधा असर पड़ेगा। लेकिन 14% नौकरियों को इससे फायदा भी होगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, BPO, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में रूटीन टास्क्स ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल कॉमर्स, AI और साइबर सिक्योरिटी में नई भूमिकाएं इंडिस्पेंसिबल बनी रहेंगी। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इसे पहचाना है और कुछ पहले शुरू की हैं, जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम जो लोगों को नई टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करता है, युवाई यानी यूथ फॉर AI प्रोग्राम जो युवाओं को AI के लिए तैयार करता है, और एक बहुत बड़ा इंडिया AI मिशन जिसके लिए 10,300 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसी नई अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है गिग इकोनॉमी। हम अपने चारों तरफ डिलीवरी एजेंट्स, कैब ड्राइवर्स को देखते हैं। ये सेक्टर कितना बड़ा हो चुका है? ये बहुत तेजी से बढ़ा है। अनुमान है कि FY 2024-25 तक भारत की गिग इकोनॉमी में 1.2 करोड़ वर्कर्स होंगे। ये सेक्टर लगभग 17% की सालाना दर से बढ़ा है। इसके पीछे डिजिटल अडॉप्शन, शहरीकरण और रिमोट वर्क का चलन जैसे बड़े ड्राइवर्स हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है सोशल सिक्योरिटी की कमी। इन वर्कर्स को पारंपरिक कर्मचारियों वाले फायदे जैसे प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव नहीं मिलते। हालांकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग वर्कर्स को पहली बार मान्यता दी गई है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना और इन तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और ग्लोबल मेगा ट्रेंड है क्लाइमेट चेंज। हम इसे अक्सर पर्यावरण के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसका रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है? सर, बहुत गहरा और सीधा है। हीट हैजर्ड्स यानी भीषण गर्मी के कारण 2030 तक ग्लोबल वर्किंग आवर्स में 3.8% के नुकसान की आशंका है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर पड़ेगा जो खुले में काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी हैं। तो क्या इसका दूसरा पहलू भी है? क्या ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं? जरूर, ये इसका पॉजिटिव साइड है। अनुमान है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, खासकर सोलर और विंड एनर्जी, 2030 तक 34 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकता है। कंपनियां भी अब ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर ध्यान दे रही हैं, जिससे ग्रीन सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है और रोजगार भी। भविष्य की ओर देखते हैं। सोर्सेज में 2036 तक फ्यूचर जॉब क्रिएशन नीड्स का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान किन बड़े बदलावों पर आधारित है? यह 2 बड़े अनुमानों पर आधारित है। पहला, फीमेल WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो 2023 में 27% से बढ़कर 2036 तक 40% हो जाएगा, और दूसरा, एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का हिस्सा 2023 में 45.8% से घटकर 2047 तक 25% रह जाएगा। इन दोनों बदलावों को मैनेज करने के लिए बड़े पैमाने पर नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने होंगे। और इसके लिए पॉलिसी मेजर्स क्या सुझाए गए हैं? मौजूदा योजनाओं जैसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स और मुद्रा योजना को और ताकत देने का सुझाव है। साथ ही फ्लेक्सी जॉब्स का विस्तार करना और MSMEs के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना भी जरूरी माना गया है। अगर लोग खेती से बाहर निकलेंगे तो ग्रामीण रोजगार के लिए एग्रो प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। लेकिन सोर्सेज कहते हैं कि यहाँ लो वैल्यू एडिशन एक बड़ी समस्या है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम कच्चा माल तो बहुत अच्छा पैदा करते हैं, लेकिन उसे प्रोसेस करके ज्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट नहीं बनाते। जैसे हम टमाटर उगाने में तो अच्छे हैं, लेकिन उसे केचप या प्यूरी बनाकर बेचने में पीछे हैं, जहां असली मुनाफा और रोजगार है। भारत का एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन GVA का सिर्फ 6.5% है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क्स 30% से 80% तक है। लेकिन इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। बहुत ज्यादा।
इंडियन फूड प्रोसेसिंग मार्केट 2025 तक $535 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सोर्सेज में सह्याद्री एफपीसी, अराकू कॉफी और महाग्रेप्स जैसे सफल मॉडल्स का जिक्र है, जो दिखाते हैं कि कैसे किसान एफपीसीज बनाकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के जरिए अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये सब हमें एक ही निष्कर्ष पर लाता है, स्किलिंग। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी युवाओं की एक बड़ी आबादी, लेकिन ये डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है अगर हमारे युवाओं के पास सही स्किल्स ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा। डेमोग्राफिक डिविडेंड उस इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को कहते हैं जो पॉपुलेशन में वर्किंग एज लोगों की संख्या ज्यादा होने से मिलता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और सबसे जरूरी जॉब क्रिएशन में भारी निवेश करना पड़ता है। PLFS 2022-23 के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ 4.4% युवाओं ने फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ली है। 4.4%, ये आंकड़ा तो बहुत कम है। अगर हम इसकी तुलना विकसित देशों से करें तो हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत में फॉर्मल ट्रेनिंग रेट 4.4% है, जबकि विकसित देशों में ये 50% या उससे ज्यादा है। AI स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में लगभग 10% है, जबकि विकसित देशों में 28 से 50%। जर्मनी जैसे देशों में 60-70% युवा वोकेशनल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। हमारे यहाँ ये पहुंच बहुत सीमित है। ये अंतर तो जमीन आसमान का है। तो इस खाई को पाटने के लिए स्किल इंडिया मिशन की क्या भूमिका है? स्किल इंडिया मिशन, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC सपोर्ट करता है, इसी खाई को पाटने की कोशिश है। इसका उद्देश्य कॉन्टिन्यूअस अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए वर्कफोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और अब इसका फोकस इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों पर शिफ्ट हो गया है। यानी अब AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर जोर है। बिल्कुल, वर्कर्स को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना ही अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। डिजिटल लिटरेसी, टेक्निकल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अंत में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE की कुछ प्रमुख योजनाओं पर नजर डालते हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। जरूर। सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पर फोकस करती है। इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि FY24 में इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 52.3% हो गई। और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए? उसके लिए क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है जो ITIs और NSTIs के जरिए लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग देती है। एक और महत्वपूर्ण योजना है जन शिक्षण संस्थान JSS, जो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स पर ध्यान देती है, और इसके 82% लाभार्थी महिलाएं हैं। अप्रेंटिसशिप को लेकर भी एक योजना है। हाँ, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS, जो कंपनियों को स्टाइपेंड का कुछ हिस्सा देकर अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और इन सबको एक साथ लाने के लिए अब एक स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो AI/ML का उपयोग करके स्किलिंग, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को जोड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत अपने हुनरमंद कामगारों को दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए क्या कर रहा है। इंटरनेशनल मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भारत सरकार अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने स्किल्ड वर्कर्स के लिए मौके बनाने पर ध्यान दे रही है। अच्छा। मकसद है इंटरनेशनल मोबिलिटी को आसान बनाना, और इसके लिए दो बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं। एक है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी SIIC, ठीक है। और दूसरी है NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड। अच्छा, तो ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर काम कैसे करती हैं? क्या इसके कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, सरकार ने हाल ही में वाराणसी और भुवनेश्वर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए हैं। ये केंद्र आप कह सकते हैं एक लॉन्च पैड का काम करते हैं। लॉन्च पैड? हाँ। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांगों के हिसाब से होती है। तो इससे उन्हें सीधे ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ने में? हाँ, सीधे जुड़ने में मदद मिलती है। यानी अब फोकस सिर्फ स्किल देने पर नहीं बल्कि सही जगह पर रोजगार दिलाने पर भी है। अब अगर हम देश के अंदर की बात करें तो यहाँ कुछ खास क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। ये टारगेटेड स्किलिंग इनिशिएटिव्स क्या हैं? बिल्कुल सही। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजिंग मतलब MSD की जो बड़ी योजनाएं, उनके अलावा अब सरकार कुछ खास जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है। तो ये एक तरह की फोकस्ड अप्रोच है। जी, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां अब वन साइज फिट्स ऑल की जगह विशेष क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि कौन से क्षेत्र? तो इसमें सबसे पहले आता है जल जीवन मिशन। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ हर घर तक पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि पानी से जुड़े कामों जैसे प्लम्बिंग, वाटर टेस्टिंग, मोटर मैकेनिक, इन सब के लिए लोगों को हुनरमंद बनाना भी है। ओह, तो इसके लिए मल्टी स्किलिंग कोर्स बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी एक योजना से दो काम हो रहे हैं, बुनियादी सुविधा भी और रोजगार भी। और इसके अलावा दूसरा है PM विश्वकर्मा स्कीम, जिस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे।
यह योजना हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों पर केंद्रित है। अच्छा, इसमें कितने तरह के काम आते हैं? इसमें 18 अलग-अलग व्यवसायों जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, इनको आधुनिक औजारों और तकनीक की ट्रेनिंग दी जाती है। और भविष्य को देखते हुए भी कोई तैयारी है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में? हाँ, ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्रीन हाइड्रोजन। ये तो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल, और भारत इसमें एक ग्लोबल हब बनना चाहता है। इसके लिए अभी से ही एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करने की जरूरत है। तो सरकार इस क्षेत्र के लिए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बना रही है और लोगों को अपस्किल और रीस्किल करने का ढांचा तैयार कर रही है। और चौथा बिंदु अग्निवीर से जुड़ा है? जी, अग्निवीर स्पेशल स्किल प्रोविजंस। इसके तहत जो सैनिक रक्षा सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें सेवा के दौरान ही स्किल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब वे 4 साल बाद सेवा से बाहर आए तो उनके पास एक मान्यता प्राप्त हुनर हो, जिससे उन्हें सिविलियन जॉब्स में जाने में आसानी हो। ये चारों ही पहल बहुत अलग और जरूरी लग रही हैं, लेकिन किसी भी स्किलिंग प्रोग्राम की सफलता सिर्फ सरकार के करने से तो नहीं होती है ना। इसमें उद्योग जगत की भागीदारी भी बहुत जरूरी होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच सहयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसी सहयोग को बढ़ाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी यानी NSDA ने कई कदम उठाए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल सामने आता है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स का। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। ये किसी आम सरकारी योजना से कैसे अलग है? ये 2021 में शुरू किया गया एक नया तरीका है। इसमें जो निवेशक पैसा लगाते हैं, उन्हें अपना पैसा तभी वापस मिलता है जब योजना के लक्ष्य पूरे होते हैं। अच्छा, मतलब युवाओं को ट्रेनिंग मिले, वे हुनरमंद बने और उनमें से कम 60% को नौकरी भी मिले। ये आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग है जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है। वाह, यानी नतीजा नहीं तो पैसा नहीं। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। और कोई उदाहरण है साझेदारी का? हाँ, एक पायलट प्राइवेट स्कीम चलाई गई। इसमें मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और NMDC जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई। अच्छा, तो इंडस्ट्री खुद शामिल हुई? जी, इस पायलट प्रोजेक्ट ट्रायल में लगभग 9000 ट्रेनीज को सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई, जिससे उनके नौकरी पाने के अवसर बढ़ गए। और एक डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का भी जिक्र है, वो क्या है? डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग DST एक ऐसा मॉडल है जिसमें ट्रेनी कुछ समय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब ITI में थ्योरी पढ़ता है और बाकी समय इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल काम सीखता है। बिल्कुल, इसे अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल भी कह सकते हैं। वित्त वर्ष 2022 में इसके तहत 978 ITIs और लगभग 38,000 अप्रेंटिसेस को शामिल किया गया था। आपने पहले PM विश्वकर्मा स्कीम का जिक्र किया था। चलिए अब उसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए इतनी खास क्यों है? ये योजना खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग देकर नहीं छोड़ देती। ये एक पूरा पैकेज है जो हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहारा देता है। पूरा पैकेज कैसे? सबसे पहले उनके हुनर को पहचाना जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग दी जाती है, कर्ज पाने में मदद की जाती है और अपना बनाया सामान बाजार तक कैसे पहुंचाएं, इसमें भी सहायता दी जाती है। इसका मतलब ये कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की एक पूरी कोशिश है। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही है इस पर? प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वाह! जैसा मैंने पहले बताया, इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आने जाने और रहने के लिए भत्ता भी दिया जाता है, ताकि कारीगर पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। तो ये तो हुई योजनाएं, लेकिन इन सब कोशिशों के नतीजे और बेहतर कैसे किए जा सकते हैं? स्किलिंग आउटकम्स को एनहांस करने के लिए हमारे स्रोत क्या सुझाव देते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस सुधारों की बात की गई है। पहला सुझाव है कि स्किल डेवलपमेंट को उन क्षेत्रों से जोड़ा जाए जहां तेजी से विकास हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी। सही बात है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो हुनर सिखाया जा रहा है उसकी बाजार में मांग भी है। बिल्कुल। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स यानी प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में भी कुछ बदलाव की बात है। हाँ, ये दूसरा बड़ा सुधार है, फ्लेक्सिबल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। इसमें स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के सफल मॉडल से सीखने की बात कही गई है। अच्छा, तो क्या सुझाव है? सुझाव यह है कि अप्रेंटिसशिप्स के लिए काम के घंटे लचीले बनाए जाए और उन्हें बेहतर मुआवजा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा और कंपनियां इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हों। ये तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कंपनियों के नजरिए से भी क्या कुछ सोचा गया है? क्योंकि अक्सर वे नियमों की जटिलता की शिकायत करती हैं। बिल्कुल। तीसरा सुधार इसी से जुड़ा है, रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब है कि अप्रेंटिसशिप से जुड़े नियमों को आसान बनाया जाए, सरकारी दखल को कम किया जाए और कंपनियों के लिए कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना आसान हो। क्या इस दिशा में पहले से कोई योजनाएं काम कर रही हैं? जी, 2 मुख्य योजनाएं हैं। एक है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS। हाँ, और दूसरी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS। ये दोनों योजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप्स को बढ़ावा देती हैं। आंकड़ों को देखें तो 2017 से अब तक इन योजनाओं के तहत 32 लाख अप्रेंटिसशिप्स को सहारा दिया जा चुका है। 32 लाख। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? भारत के रोजगार परिदृश्य का भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, तस्वीर मिली-जुली है लेकिन उम्मीद जगाने वाली है। भारत के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में काफी बदलाव आया है। अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है और समावेशी विकास में प्रगति हुई है।
लेकिन चुनौतियां अब भी बहुत बड़ी हैं। ये चुनौतियां किस तरह की हैं? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि और असंगठित क्षेत्र में है। उसे फॉर्मलाइज करना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, जो क्षेत्र अभी तक पिछड़े हुए हैं, उनमें रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। और तीसरा, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और इन चुनौतियों के बीच अवसर कहाँ है? किन क्षेत्रों में संभावना दिखती है? अवसर भी बहुत है। पहला तो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है। इसमें ग्रामीण युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है। सही बात है। दूसरा, एक बहुत दिलचस्प विचार है सिल्वर डिविडेंड का। सिल्वर डिविडेंड, ये क्या है? हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड तो सुना है। हाँ, सिल्वर डिविडेंड का मतलब है हमारे बुजुर्ग आबादी की कार्यक्षमता का इस्तेमाल करना। कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करने में सक्षम और इच्छुक होते हैं। अगर उनकी इस क्षमता का सही इस्तेमाल हो तो ये देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। और कोई जरूरी पहलू? तीसरा है अनपेड केयर वर्क का मुद्दा। मतलब महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला बिना वेतन का काम, जैसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल। इस बोझ को कम करने के लिए अफोर्डेबल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना जरूरी है, ताकि महिलाएं भी वर्कफोर्स में पूरी तरह से हिस्सा ले सकें। और एआई का भी जिक्र है। जी, चौथा है एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सही दिशा देना, ताकि ये सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज की समृद्धि में योगदान दे। इन सब में प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो सकती है? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत पिवटल है। रोजगार पैदा करने से लेकर समाज में समृद्धि लाने तक उनकी जिम्मेदारी है कि वे कैपिटल और लेबर के बीच एक संतुलन बनाएं, आय का उचित वितरण सुनिश्चित करें और रोजगार पैदा करके सामाजिक स्थिरता में योगदान दें। और स्किलिंग में भी? हाँ, प्राइवेट कंपनियां मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस के जरिए स्किलिंग की चुनौती से निपटने में भी मदद कर सकती हैं। तो अगर हम आगे की राह देखें तो भारत को किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो भारत के सामने टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, ये तो वैश्विक चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और इनसे निपटने के लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। हमें पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर आजीविका के विविध अवसर बनाने होंगे। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन ही भविष्य की वर्कफोर्स को तैयार करने और भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की कुंजी होगी, जिससे एक टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल किया जा सके। हमारे स्रोत में PW+ नाम से एक बहुत ही दिलचस्प बॉक्स है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की एक शांत चेतावनी का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, और ये एक बहुत गंभीर सवाल उठाता है। सर्वे कहता है कि लोग खेती बाड़ी छोड़कर जो दूसरे नॉन फार्म कामों में जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में जा रहे हैं। जी, उन्हें पुश किया जा रहा है। पुश किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खेती में अच्छी आमदनी के मौकों की कमी और घर पर अनपेड केयर वर्क का भारी बोझ परिवारों को सब्सिस्टेंस फार्मिंग या छोटे मोटे पारिवारिक कामों में फंसाए रख रहा है। ये स्थिति उन्हें फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज की अच्छी नौकरियों की तरफ जाने से रोक रही है और लो प्रोडक्टिविटी, कम वेतन वाले या बिना वेतन वाले कामों के जाल में फंसा रही है। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, लेकिन शायद अच्छी जॉब क्रिएशन पर बात करना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अपनी चर्चा को गरीबी की तरफ ले चलते हैं। ये सारी कोशिशें गरीबी कम करने के लिए ही तो हैं, लेकिन गरीबी को परिभाषित कैसे किया जाता है? गरीबी आर्थिक और सामाजिक वंचना की एक स्थिति है, जहां किसी व्यक्ति या परिवार के पास जीवन की न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं होते। ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है, जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर भी शामिल हैं। और वर्ल्ड बैंक इसे कैसे देखता है? वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के आधार पर परिभाषित करता है, जो फिलहाल $2.15 प्रतिदिन पर निर्धारित है। ये आंकड़ा एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी परम गरीबी को दिखाता है, जो सिर्फ जीवित रहने की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित है। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ गरीबी की पहचान के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SSCC एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की गिनती के लिए ये क्यों इतना जरूरी था? SEC एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण था जिसे भारत सरकार ने 2011 में इस्तेमाल किया था। इसका मकसद था उन BPL परिवारों की सटीक पहचान करना जिन तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। और इसने सिर्फ आय को नहीं देखा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने घर की स्थिति, रोजगार और सामाजिक कमजोरियों जैसे कई पहलुओं का आकलन किया। तो BPL परिवारों की पहचान के लिए इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? सुना है ये 3 स्टेप प्रोसेस था? जी बिल्कुल। पहला कदम था ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन यानी स्वतः बाहर करना। मतलब कुछ लोगों को बिना जांच के ही लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये किस आधार पर हुआ? हाँ, इसके लिए कुछ मानक तय थे। जैसे अगर किसी परिवार के पास मोटर वाली गाड़ी, फ्रिज है या एक तय सीमा से ज्यादा जमीन है तो उन्हें BPL लिस्ट से स्वतः बाहर मान लिया गया। ये तो दिलचस्प है।
तो दूसरा कदम इसका उल्टा होगा, ऑटोमेटिक इंक्लूजन। बिल्कुल सही। इसमें कुछ ऐसे परिवार जो अत्यधिक वंचना की स्थिति में थे, उन्हें सीधे सीधे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अच्छा, इसके लिए क्या श्रेणियां थीं? इसके लिए 5 साफ-साफ श्रेणियां बनाई गई थी। जैसे ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 साल का कोई वयस्क सदस्य ना हो, आदिम जनजातीय समूह के परिवार या मैला ढोने वाले परिवार। और वो परिवार जो इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं आते थे, उनका क्या हुआ? वही तीसरा कदम था। जो परिवार न तो स्वतः बाहर हुए और न ही स्वतः शामिल, उनकी स्थिति का आकलन 7 डेप्रिवेशन क्राइटेरिया यानी वंचना के 7 मानकों के आधार पर किया गया। ये 7 मानक क्या थे? क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। इसमें मुख्य रूप से ये देखा गया, पहला, हाउसिंग कंडीशन, क्या घर कच्ची दीवारों और छत वाला एक कमरे का है। दूसरा, डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी, क्या घर में 15 से 59 की उम्र का कोई कमाने वाला पुरुष सदस्य नहीं है? और तीसरा, जेंडर से जुड़ा था, है ना? हाँ, तीसरा था जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटी, क्या परिवार की मुखिया एक महिला है और कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। और बाकी के 4? चौथा था डिसेबिलिटी, क्या परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है और कोई स्वस्थ वयस्क नहीं है। पांचवा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, क्या परिवार भूमिहीन है और उसकी मुख्य आय मजदूरी से आती है। छठा, लिटरेसी एंड सोशल वल्नरेबिलिटी, क्या परिवार SC/ST समुदाय से है और 25 साल से ऊपर कोई भी सदस्य साक्षर नहीं है। और सातवां, स्पेशल डेप्रिवेशन, क्या परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य कमाने में सक्षम नहीं है। इन मानकों से तो गरीबी की एक बहुत विस्तृत तस्वीर सामने आती है। SECC 2011 के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? इसके आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 30.95% और शहरी क्षेत्रों में 26.4% लोग BPL थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसी डेटा का इस्तेमाल बड़ी योजनाओं में हुआ। बिल्कुल, इसी डेटा का इस्तेमाल NFSA, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए किया गया। हमारे स्रोत में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज यानी DRDAs का भी जिक्र है। उनकी क्या भूमिका थी? DRDAs की भूमिका जिला स्तर पर गरीबी विरोधी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की थी। वे दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय करती थीं और फंड के सही इस्तेमाल पर भी नजर रखती थीं। इस पर UPSC में सवाल भी आया था। हाँ, 2012 UPSC की परीक्षा में इस पर सवाल भी आया था। हालांकि सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से इस एजेंसी को बंद करने का फैसला किया। तो SEC ने हमें गरीबी को कई पैमानों पर देखना सिखाया और इसी सोच को आगे बढ़ाता है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे UNDP और OPI ने विकसित किया है। जी, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPI ने ये MPI इसलिए बनाया ताकि गरीबी को सिर्फ आय से नहीं बल्कि उसके व्यापक पहलुओं से समझा जा सके। तो वो व्यापक पहलू या डिमेंशंस क्या हैं? इसके 3 मुख्य आयाम हैं और हर आयाम को बराबर वजन दिया गया है। पहला है हेल्थ, जिसमें पोषण और बाल मृत्यु दर को देखा जाता है। दूसरा, एजुकेशन। हाँ, दूसरा है एजुकेशन, जिसमें कितने साल स्कूल गए और स्कूल में उपस्थिति कितनी है ये मापा जाता है। और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसमें तो काफी चीजें होंगी। हाँ, इसमें पीने का पानी, सफाई, घर, बिजली, रसोई गैस और संपत्ति जैसी चीजों की कमी को देखा जाता है। और भारत का अपना जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसे नीति आयोग जारी करता है, वो इस ग्लोबल इंडेक्स से कैसे अलग है? भारत ने ग्लोबल MPI के ढांचे को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से ढाला है। आयाम वही 3 हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन भारत ने इसमें कुछ और इंडिकेटर्स जोड़ दिए हैं, जिससे कुल 12 इंडिकेटर्स हो गए हैं। ये अतिरिक्त इंडिकेटर्स क्या हैं और इन्हें क्यों जोड़ा गया होगा? जैसे हेल्थ में ग्लोबल इंडेक्स में सिर्फ न्यूट्रिशन और बाल मृत्यु दर है, जबकि भारत ने इसमें मैटरनल हेल्थ यानी मातृ स्वास्थ्य को भी जोड़ा है। इसी तरह लिविंग स्टैंडर्ड्स में बैंक अकाउंट को एक इंडिकेटर के तौर पर शामिल किया गया है। अच्छा, ये दिखाता है कि भारत के लिए वित्तीय समावेशन और मातृ स्वास्थ्य कितने अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो इन सब आंकड़ों का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब गरीबी का आकलन करते समय ये भी देखा जाता है कि क्या परिवार के पास बैंक खाता है, क्या गर्भवती महिला को पूरी देखभाल मिल रही है, क्या घर में बिजली और गैस है। ये दिखाता है कि सरकार की नीतियां अब सिर्फ आय बढ़ाने पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाली बुनियादी सेवाओं पर भी केंद्रित हैं। MPI प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के जो आंकड़े हैं वे तो काफी चौंकाने वाले और सकारात्मक हैं। उनसे क्या पता चलता है? हाँ, यहाँ प्रगति वाकई देखने लायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में बहुत तेजी से गिरावट आई है। 2015-16 में ये 24.85% थी, जो 2019-21 में घटकर सिर्फ 14.96% रह गई। 1 मिनट, 24% से घटकर लगभग 15%। ये तो करीब 10% की गिरावट है सिर्फ 5-6 सालों में। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये आंकड़ा सुनने में बहुत प्रभावशाली है और इसका मतलब है कि इन 5-6 सालों में 135 मिलियन यानी 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 13.5 करोड़? जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई योजनाओं का मिलाजुला असर है। भारत अब SDG टारगेट 1.2 जो 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने का लक्ष्य है, उसे समय से बहुत पहले हासिल करने की राह पर है। और जो 12 इंडिकेटर्स हैं उन सभी में सुधार हुआ है? हाँ, सभी 12 इंडिकेटर्स में सुधार दिखाए, जो बताता है कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का असर हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है?
ग्रामीण इलाकों में गरीबी सबसे तेजी से घटी है। 32.59% से घटकर 19.28% पर आ गई। इतना ही नहीं, द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी एक गरीब व्यक्ति औसतन कितने अभावों में जी रहा है, वो भी 47% से घटकर 44% हो गया है। किन राज्यों ने इस दिशा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा और राजस्थान, इन राज्यों में गरीबों की संख्या में सबसे तेजी से कमी दर्ज की गई है। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो पोषण, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता और रसोई गैस में सुधार ने एमपीआई वैल्यू को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गरीबी कहना काफी नहीं है। गरीबी भी मतलब अलग अलग तरह की होती है। हमारे सोर्स में एक टेबल है जो इसके टाइप्स को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, और ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि पॉलिसी सही लोगों तक पहुंच सके। सभी गरीब एक जैसे नहीं होते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, पहली कैटेगरी है ऑलवेज पुअर। ये वो लोग हैं जो हमेशा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रहते हैं और बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। ओके। फिर आती है एक कैटेगरी जिसे सोर्स कहता है क्रॉनिक पुअर। इसमें आमतौर पर गरीब लोग आते हैं जिन्हें कभी कभार थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, जैसे कैजुअल वर्कर्स जिनको कुछ दिनों के लिए काम मिल गया। राइट। उसके बाद आते हैं चोनिंग पुअर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। हाँ, ये वो लोग हैं जो नियमित रूप से पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओह, जैसे छोटे किसान या सीजनल वर्कर्स जिनकी इनकम फसल या मौसम पर निर्भर करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ओकेजनली पुअर या ट्रांजिएंट पुअर। ये आमतौर पर आर्थिक रूप से ठीक ठाक होते हैं, लेकिन शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या नौकरी चली गई। हाँ, तो वो टेम्पररी तौर पर गरीबी में आ जाते हैं। हाँ, और आखिर में आते हैं नेवर पुअर, जिनके पास लगातार सफिशिएंट इनकम रहती है और उन्हें गरीबी का खतरा नहीं होता। सोर्स में एक ग्राफ भी है जो इसे पॉवर्टी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है। ग्राफ में साफ दिखता है कि कैसे इन अलग अलग ग्रुप्स की इनकम इस लाइन के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। बिल्कुल, और ये ग्राफ इनको 2-3 बड़ी कैटेगरीज में भी बांट देता है, जैसे ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को मिलाकर एक बड़ी कैटेगरी बनती है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। राइट, यानी जो लंबे समय से गरीब हैं। और चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर को मिलाकर बनती है ट्रांजिएंट पुअर कैटेगरी, यानी जो आते जाते रहते हैं। और नॉन पुअर को नॉन पुअर कहा गया है। ओके, तो ये तो हुई संख्या की बात, लेकिन गरीबी कितनी गहरी है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। हाँ, और यहीं पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। मुझे हमेशा लगता था कि गरीबी बस इनकम से जुड़ी है, लेकिन जब मैंने इन सोर्सेज में एमपीआई के बारे में पढ़ा तब समझ आया कि इसमें तो हेल्थ और एजुकेशन भी शामिल है। एग्जैक्टली, यही तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ए ये मापता है कि जो लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो एवरेज कितने डिप्राइवेशंस झेल रहे हैं, जैसे पोषण की कमी, साफ पानी ना मिलना, स्कूल ना जा पाना, ये सब। और इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, MPI is equal to H into A। राइट, यहाँ H यानी हेड काउंट रेशियो बताता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, और A बताता है कि वो कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी की गहराई क्या है। एक सिंपल एग्जांपल से समझें। मान लीजिए 30% लोग गरीब हैं तो H इज इक्वल टू 0.3। ओके, और ऑन एवरेज उन्हें 40% जरूरी चीजों से वंचित रहना पड़ता है, तो A इज इक्वल टू 0.4। तो MPI होगा 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करके, यानी 0.12। हाँ, ये एक नंबर हमें पॉवर्टी की पूरी पिक्चर दे देता है, संख्या भी और गहराई भी। तो अब हमें पता है कि गरीबी को कैसे कैटेगराइज और मेजर करना है। अब आते हैं उस सफर पर कि इंडिया में ये समझ वक्त के साथ कैसे बदली। इसमें सबसे बड़ा रोल कमिटीज का रहा है। हाँ, शुरुआत करते हैं अलग कमेटी 1979 से। सही। आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि गरीब कौन है। अलग कमेटी ने इसका एक बहुत सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा जिसको पेट भर खाना नहीं मिल रहा वो गरीब है। मतलब प्योरली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड था। हाँ, और उन्होंने एक नंबर भी दिया। गांव में रहने वालों के लिए 2400 कैलोरीज पर डे, और शहरों में रहने वालों के लिए 2100 कैलोरीज पर डे। ये रूरल अर्बन डिफरेंस इसलिए क्योंकि गांव में फिजिकल लेबर ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इस कैलोरी को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए उसके आधार पर 1973-74 के दाम पर एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई। गांव के लिए लगभग 49 रुपए और शहर के लिए लगभग 57 रुपए प्रति महीना। वाओ। ये कमेटी इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने पहली बार कैलोरी को पॉवर्टी से जोड़ा। पर इंडिया इतना डाइवर्स है, क्या एक सिंगल बेंचमार्क पूरे देश के लिए काम कर सकता था? हर स्टेट में महंगाई भी तो अलग अलग होती है। एग्जैक्टली, यही चैलेंज था और इसको एड्रेस करने के लिए ही अगली कमेटी आई, लकड़वाला कमेटी 1992। अच्छा। उन्होंने इस बात को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि कैलोरी नॉर्म ठीक है, लेकिन हर स्टेट की अपनी अलग पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। क्योंकि तमिलनाडु में जो चीज 10 रुपए की है वो शायद बिहार में 8 की हो। सही। इसके लिए उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक महंगाई को ट्रैक करने के लिए CPI-AL और CPI-IW जैसे प्राइस इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया। तो इनके अनुमान से 2004-05 में रूरल पॉवर्टी 28.3% और अर्बन पॉवर्टी 25.7% थी। हाँ, यहाँ तक गरीबी का मतलब था पेट भरना। लेकिन 2009 में एक कमेटी आई
जिसने इस पूरी सोच को बदल दिया, तेंदुलकर कमेटी। यहाँ से तो चीजें काफी बदल गई। हाँ, और यहाँ से डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि 1973 से दुनिया बदल गई है, अब लोगों का खर्च सिर्फ खाने पर नहीं होता। हाँ, उन्होंने 3 बड़ी कमियां गिनाई। पहली, आउटडेटेड पॉवर्टी लाइन बास्केट। हम अभी भी 1973 के हिसाब से देख रहे थे कि लोग क्या खाते पीते हैं, जबकि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न्स बदल चुके थे। दूसरी, प्राइस एडजस्टमेंट इश्यूज थे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। एग्जैक्टली। ये गेम चेंजर था। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई और इलाज पर खर्च करते हैं। और अगर हम इस खर्च को नहीं गिनते तो हम गरीबी को आधा अधूरा माप रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मेथोडोलॉजी में 2 बड़े बदलाव किए। एक, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए एक यूनिफॉर्म PLB अपनाया, और दूसरा, प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन के खर्च को इसमें जोड़ा। हाँ। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अचानक से देश में गरीबों की संख्या बढ़ गई। 2004-5 के लिए जहां लकड़ावाला 28% रूरल पॉवर्टी बता रहे थे, तेंदुलकर के हिसाब से वो 41.8% थी। ओहो, इतना बड़ा जंप! हाँ, क्योंकि अब पॉवर्टी लाइन बढ़ चुकी थी। हालांकि 2011-12 तक ये आंकड़ा घटकर कुल 21.9% पर आ गया। राइट। तो इसके बाद आई रंगाराजन कमेटी 2014। उन्होंने तेंदुलकर के मेथड को और आगे बढ़ाया या कुछ अलग किया? ऐसा लगता है कि रंगाराजन कमेटी वापस न्यूट्रिशन पे चली गई। ये कदम पीछे नहीं था? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। ये कदम पीछे नहीं था, बल्कि एक अलग अप्रोच था। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन जरूरी है, इसलिए वो न्यूट्रिशन बेस्ड नॉर्म्स पर वापस गए। ओके। लेकिन उन्होंने कैलोरी इनटेक को रिवाइज किया। साथ ही उन्होंने तेंदुलकर कमेटी की बात को आगे बढ़ाते हुए कंजम्पशन बास्केट को और बड़ा किया। उसमें क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे खर्चों को भी शामिल किया। अच्छा, तो उन्होंने दोनों अप्रोचेस का बेस्ट लेने की कोशिश की। उनकी पॉवर्टी लाइन क्या की? उन्होंने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE का इस्तेमाल किया और 2011-12 के लिए रूरल एरियाज के लिए 972 रुपीस और अर्बन एरियाज के लिए 1407 रुपीस की लाइन आई। इससे तो पॉवर्टी का अनुमान तेंदुलकर से भी ज्यादा हो गया होगा। हाँ, ओवरऑल 29.5%। तो इन कमिटीज की कहानी असल में इस बात की कहानी है कि हमने गरीबी को सिर्फ पेट भरने की प्रॉब्लम से आगे बढ़कर एक अच्छी जिंदगी जीने की प्रॉब्लम के रूप में कैसे देखना शुरू किया। इतनी अलग अलग रिपोर्ट्स और बढ़ते आंकड़ों के बाद भी हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इंडिया ने पॉवर्टी कम करने में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। बिल्कुल, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। IMF की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2021 के बीच 140 मिलियन से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले। वही UNDP की 2023 की रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करती है और कहती है कि 2005 से 2021 के बीच 415 मिलियन लोग इससे बाहर निकले। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और वर्ल्ड बैंक भी 2022 में इंडिया की सफलता को मानता है, खासकर इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में। और ये सारी प्रोग्रेस UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही। ये तो हुए नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़े, लेकिन हमारे सोर्स में एक स्टेट लेवल केस स्टडी भी है जो बहुत पावरफुल है, केरला की। हाँ। एक कोट है, Kerala didn't fight poverty with slogans, it eliminated it family by family. हाँ, 1 नवंबर 2025 को केरला ने खुद को एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त घोषित किया। ये EPEP यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के जरिए हुआ। और इसकी खासियत थी माइक्रो प्लानिंग। बिल्कुल, उन्होंने 84,006 सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई और हर परिवार के लिए अलग से प्लान बनाया। किसी को घर चाहिए, किसी को इलाज, किसी को खाना। इस अप्रोच को प्रिसिजन गवर्नेंस कहा गया। केरला का प्रिसिजन गवर्नेंस मॉडल तो तभी काम कर सकता है जब आपको आर्थिक असमानता यानी इनइक्वालिटी के बारे में ठीक से पता हो। सही। कितने प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? पर ये सिर्फ संख्या बताता है, गरीबी की गहराई नहीं। करेक्ट। उसके लिए अगला टूल है पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ये बताता है कि एवरेज एक गरीब आदमी पॉवर्टी लाइन से कितना दूर है। अच्छा। और फिर इन सबको मिलाकर एक और कॉम्प्रहेंसिव मेजर है, सेन इंडेक्स, जो हेड काउंट, पॉवर्टी गैप और गरीबों के बीच की इनइक्वालिटी तीनों को एक साथ कंसिडर करता है। पर इन सब नंबर्स को समझने का एक विजुअल तरीका भी है जो है लॉरेंस कर्व। हाँ, ये एक ग्राफ है जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसमें एक सीधी 45 डिग्री की लाइन होती है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। इसका मतलब है कि 10% लोगों के पास 10% दौलत है, 50% लोगों के पास 50% दौलत है, एकदम बराबर। हाँ, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इस सीधी लाइन के नीचे से जाता है और ये कर्व उस सीधी लाइन से जितना दूर होता है उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी है। ओके, और उस झुकाव को, उस गैप को एक नंबर देने के लिए बनाया गया है जिनी कोएफिशिएंट। एग्जैक्टली। ये उस गैप को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दे देता है। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी। सही। इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है कुज़नेट्स कर्व। ये क्या बताता है? ये एक हाइपोथेसिस है जो कहती है कि जब कोई देश डेवलप करना शुरू करता है तो शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बाद इनइक्वालिटी वापस कम होने लगती है। इसका ग्राफ एक उल्टे यू जैसा दिखता है। इंटरेस्टिंग। तो हमने कमिटीज की बात की, डेटा की बात की, इन सब एनालिसिस का, इन सब आंकड़ों का आखिरी फायदा क्या है? जमीन पर क्या हो रहा है? ये सबसे अहम सवाल है।
और इसका जवाब है अलग अलग स्कीम्स में। इन्हें हम सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम देख सकें कि हर प्रॉब्लम के लिए एक टारगेटेड सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद रूरल डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले है MGNREGA। ये रूरल हाउस होल्ड्स को साल में 100 दिन के गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट का कानूनी अधिकार देता है। राइट। 2024-25 के बजट में इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो इसके स्केल को दिखाता है। हाँ, दूसरी जरूरत है घर की। उसके लिए है PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका मकसद गांव के गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर देना है। और लाइवलीहुड्स के लिए है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सही। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, खासकर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs के जरिए। लगभग 10 करोड़ परिवारों को 90 लाख से ज्यादा SHG से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की। शहरों में गरीबी का रूप अलग है, यहाँ स्किल्स की जरूरत है। हाँ, और उसके लिए है डे नुलूम। इसका फोकस अर्बन पुअर को स्किल देकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाना है। और एक बहुत सफल स्कीम है PM स्वनिधि। हाँ, ये स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम फिर से शुरू करने या बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन देती है। जुलाई 2025 तक 96 लाख से ज्यादा लोन्स दिए जा चुके हैं। अगला क्रूशियल सेक्टर है फूड सिक्योरिटी। इसके लिए तो सबसे बड़ी स्कीम है NFSA। बिल्कुल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एलिजिबल लोगों को सब्सिडाइज दाम पर अनाज देकर उनकी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। और खासकर बच्चों और माओं के न्यूट्रिशन के लिए है ICDS। हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। 2023-24 में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट था। और आखिर में आते हैं हेल्थ सेक्टर पर, जिसका जिक्र तेंदुलकर कमेटी ने भी किया था। बिल्कुल। यहाँ गेम चेंजर स्कीम है आयुष्मान भारत PMJAY। बिल्कुल। ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देती है। लेट 2025 तक 40 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स बन चुके थे। हेल्थ में ही एक और जरूरी स्कीम है मिशन इंद्रधनुष। सही। इसका काम बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सुनिश्चित करना है। अब तक इसके 12 नेशनल वाइड कैंपेन्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ बच्चों और 1.3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया गया है। इन सब स्कीम्स को देखकर पॉलिसी थिंकिंग का एवोल्यूशन साफ दिखता है। हाँ, इसे समझने के लिए हम 2005 के MGNREGA और एक नए प्रस्तावित बिल VBG रामजी गिल 2025 की तुलना कर सकते हैं। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट है नेचर। MGNREGA एक डिमांड ड्रिवन लीगल राइट है। यानी आप काम मांगेंगे तो सरकार को देना पड़ेगा। जबकि नया बिल एक नॉर्मेटिव बजट लिंक्ड गारंटी है। दूसरा है वर्किंग डेज। MGNREGA में 100 दिन मिलते हैं, जबकि नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। तीसरा है फंड। MGNREGA में लगभग 90% पैसा सेंटर देती है। नए बिल में ये रेशियो 60-40 होगा, यानी स्टेट्स की जिम्मेदारी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है स्कोप। MGNREGA का स्कोप बहुत ब्रॉड है, जबकि नया बिल 4 फोकस्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स पर ध्यान देगा, ज्यादा टारगेटेड है। और आखिरी है इम्प्लीमेंटेशन। MGNREGA देश के सभी ग्रामीण इलाकों में लागू है, मतलब यूनिवर्सल है, जबकि नया बिल सिर्फ सेंटर द्वारा नोटिफाइड रूरल एरियाज में ही लागू होगा। तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच से टारगेटेड अप्रोच की तरफ शिफ्ट दिखाता है। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा पॉवर्टी पर। हमने देखा कि गरीबी को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा जाता है, मेजरमेंट्स के तरीके कैलोरीज से मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट्स तक कैसे इवॉल्व हुए, और सरकारी योजनाओं का विस्तार कितना बड़ा है। सही। ये सोर्सेस पॉवर्टी को समझने के एक आम तरीके से प्रिसिजन गवर्नेंस की तरफ बढ़ने का एक साफ शिफ्ट दिखाते हैं, जैसा कि हमने केरला के एग्जाम्पल में देखा। इसके साथ एक विचारने के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रॉड वेलफेयर से प्रिसिजन वेलफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, वाकई में जरूरतमंद लोगों की पहचान करने और ये सुनिश्चित करने में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स या डेटा गैप्स की वजह से पीछे ना रह जाए, क्या नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं।